नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के बारे में। ये जो टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं ये हैं क्या? अब लॉन्ग की बात करें तो इसके अंदर हम एक कंसीडरेशन लेते हैं कि जो इनकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है उनकी रेडियस से, तो इसलिए लॉन्ग सोलेनॉइड की बात की गई है। कोएक्सियल का क्या मतलब है कि उनका एक्सिस जो होगा सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए एक हम सोलेनॉइड लेते हैं और इसका एक्सिस हम ये मान लेते हैं, ये जो है इसका एक्सिस है एक सोलेनॉइड का। ये जो सोलेनॉइड है इसको हम कह देते हैं कि ये है S1। इसी तरह से एक और सोलेनॉइड लेते हैं, वो थोड़ा इससे बड़ा सोलेनॉइड ले लेंगे और सेम एक्सिस पर ही हम उसको ले लेते हैं। ये जो सोलेनॉइड है इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है S2 सोलेनॉइड है। अब देखिए इनका एक ही एक्सिस है तो इसलिए इनको कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड बोला गया है। अब यहाँ पर कुछ टर्म हम ले लेते हैं। S1 क्या है? इनर सोलेनॉइड ऑफ रेडियस R1, जो इसकी रेडियस होगी इनर सोलेनॉइड जो ब्लैक कलर में हमने दिखाया है उसकी R1 रेडियस होगी। S2 जो है ये आउटर सोलेनॉइड है जो बड़ा सोलेनॉइड है और उसकी रेडियस R2 होगी। N1 और N2 क्या है? जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात की गई है इनर और आउटर सोलेनॉइड की, तो ये भी हमें याद रखना है। इसका मतलब है क्या जो पर यूनिट लेंथ है? इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए N1 अगर हम बात करें एक सोलेनॉइड की तो डिवाइड में L, N1 बाई L एक के लिए। इसी तरह से दूसरे के लिए ये क्या हो जाएगी? N2 बाई L, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n1 जो है इसके बराबर होगा, स्मॉल n2 इसके बराबर होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिया है। उसके बाद ले लेते हैं जो I1 और I2 है वो वेरिंग करंट है थ्रू सोलेनॉइड S1 एंड S2, यानी कि हम करंट को चेंज तो करेंगे, यहाँ बढ़ाएंगे और घटाएंगे उसको, ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज है वो भी हमारी यहाँ पर बढ़े और घटे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर जरूर करनी है, तभी तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो यहाँ पर हम देख पाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा ही था, तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, करंट को वेरी करना पड़ेगा। तो S1 में भी हम कर सकते हैं, S2 में भी हम करंट को वेरी कर सकते हैं। A1 ले रहे हैं एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड। अब यहाँ पर हम A2 की बात नहीं करेंगे, यानी कि आउटर सोलेनॉइड के एरिया की बात नहीं करेंगे, इनर की ही बात क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए हमने पहले एक केस पढ़ा था, इस तरह का कोई एक लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ पर होता है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आपको सिर्फ उसके अंदर ही दिखती हैं, अंदर ही होती हैं, आउटसाइड नहीं होती। तो इसलिए आउटसाइड तो वो जीरो होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ अंदर के एरिया की बात करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट S2 के थ्रू फ्लो हो तो S2 वाला जो करंट है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो तो इससे कट आउट करेगा, क्योंकि ये बड़ा जो सोलेनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। लेकिन अगर हम S1 की बात करें तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे बाहर देखेंगे तो वो तो उससे कट नहीं करेगा बाहर की साइड, जैसे कि हमने कहा अंदर होती है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, बाहर नहीं होती, जीरो होती है बाहर। तो इसीलिए जो अंदर वाले एरिया की ही बात करेंगे, दोनों ही केस में हमें अंदर वाला एरिया ही मिलेगा, चाहे करंट S2 से जाए यानी कि सोलेनॉइड जो बाहर वाला है उससे जाए, चाहे जो S1 से जाए। तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस मिलेंगी वो सिर्फ जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसी के अंदर मिलेंगी। बड़े के कारण वो भी इसी से कट करेंगी और छोटे के कारण वो तो इसके अंदर होंगी ही। तो ये क्लियर है, तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये हमने दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है सिर्फ अंदर की तरफ होंगी, यहाँ पर देखिए सिर्फ ये अंदर की तरफ हैं, चाहे आप बड़े के कारण लगा लें तो वो उसके अंदर हैं और छोटे के कारण लगा लें वो भी उसके अंदर हैं। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1 है वो क्या होगा। अब देखिए S1 कौन सा है? जो इनर सोलेनॉइड है। S2 कौन सा है? जो आउटर सोलेनॉइड है। अब हम कर क्या रहे हैं? हम एक करंट देते हैं I2, किसको? सोलेनॉइड S2 को। हमने एक टाइम वेरिंग करंट दिया, यानी कि चेंज होने वाला करंट इसको दिया, बढ़ा रहे हैं इसको, घटा रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए। तो अब जब I2 S2 से जाएगा जो करंट है तो यहाँ पर होगा क्या? जब ये इस S2 से फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है φ1 जो कि इस S1 से यानी कि जो इनर सोलेनॉइड है इससे लिंक होगा तो वो भी वेरी होगा। अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सोलेनॉइड है, आपने
इसको करंट I2 दे दिया और ये वेरिंग करंट है, आप इसको चेंज कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बन रही हैं, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, वैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो बन रही हैं, अब अंदर जो सोलेनोइड है ये इससे लिंक है, यानी कि S1 से लिंक है ये। अब ये जब आप करंट वेरी करेंगे तो ये भी तो हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, इसकी स्ट्रेंथ भी, तो वही चीज हमने यहाँ पर बोली है। इसलिए इसको मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमने φ1 बोला है, जो कि S1 से लिंक होगा। जब हम I2 करंट को वेरी करेंगे तो जो φ1 है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है S1 के साथ, वो भी वेरी होगा। और ये जो φ1 होगा ये हमारा क्या होता है, M12I2 के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने पहले पढ़ा था जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हम M लगा देते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो यहाँ पर वही M हमने लिया है M12, और किसके कारण से हो रहा है, ये I2 के कारण से, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है। तो अब यहाँ M12 क्या है, M12 है हमारे पास, अब जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, जैसे ये देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इस तरह से बनेंगी, ध्यान से देखिए, इस तरह से जब आप करंट को वेरी करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर जो M12 है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ऑफ सोलेनोइड S1 की म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू S2, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसको M12 लिखा हमने। तो यहाँ पर ये आ गई हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 जो हमने लिखी है। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट I2, क्योंकि करंट I2 हम दे रहे हैं S2 के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन S2 ये क्या होगा, इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये जो B2 है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट Ni के बराबर होता है फॉर्मूला, यहाँ पर म्यू नॉट N2 इंटू I2 हो जाएगा, क्योंकि ये हम S2 की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन S2 के अंदर बात कर रहे हैं। तो म्यू नॉट Ni था फॉर्मूला हमारे पास, तो यहाँ पर म्यू नॉट N2 I2 हो जाएगा, ये क्लियर है। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1 है, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर जो φ1 की है, ये जो हमने बात किया था मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए M12 I2 है हमारे पास, तो ये अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स देखें φ1, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, B2 इंटू A1 इंटू N1। ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट के कारण पैदा हो रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं और जो एरिया है इन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ BAN हमने ये भी फॉर्मूला देखा था, ये भी फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पर ये जो B2 की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं, तो जो φ1 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, μ2 N2 I2, यानी कि इस B2 की वैल्यू को हमने ये पुट कर दिया। और इसके साथ जो A1 है, अब एरिया क्या होगा इसका, अब ये सर्कुलर कोयल है तो A1 की बात कर रहे हैं, A1 यानी कि जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि इनर सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, तो एरिया ये हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर है वो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर N1। अब ये जो N1 है ये हमारा क्या आ जाएगा, अब हमने पहले देखा था N1 किसके बराबर है, N1 बाई L के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये N1 के बराबर था। अगर हम यहाँ से N1 को निकालें इसको, तो N1 इंटू L आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 इंटू L आ जाएगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको और फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो φ1 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू नोट N1 N2, इस तरह से इसको लिख लेते हैं N1 N2। उसके बाद यहाँ पर एक आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या रह गया यहाँ पर LI2, यानी कि सारी चीजें हमने यहाँ पर इस तरह से रिफॉर्म करके यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसको अगर हम 1 मान लें और इस रिलेशन को हम 2 मान लें, ये भी φ1 है ये भी φ1 है, तो ये दोनों हमारी बराबर होंगी, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पर I2 से I2 हम कैंसिल कर लेते हैं, तो M12 हमारे इसके बराबर आ जाती है। अब यहाँ पर हमने जो ये म्यू नोट ली है ये तो हमने फ्री स्पेस लिया है,
अगर हम यहाँ पर कोई मटेरियल ले इस सोलेनोइड के अंदर, उसकी कोई कोर ले और उसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो म्यू मान लें, तो म्यू जो है हमारे पास वो किसके बराबर होती है, म्यू आर म्यू नोट के बराबर। तो वो भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर आप कोई मटेरियल ले रहे हैं जिसकी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर है और वो स्पेस को फिल कर रही है, जो कि S1 है, इनर सोलेनोइड है, उसके कोई कोर मान रहे हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर म्यू आर म्यू नोट भी ले सकते हैं, तो म्यू आर म्यू नोट और बाकी यही रहेगा N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। तो ये जो है हमारा M12, ये हम यहाँ से म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो हमने निकाली। M12 क्या थी, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है सोलेनोइड S1 का विद रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड S2। तो ये था हमारे पास। इसके बाद हम निकाल लेते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है S2 के साथ जो लिंक होगा। S2 के साथ लिंक होने का क्या मतलब है कि अब हम क्या करते हैं, I1 करंट देते हैं जो S1 सोलेनोइड है, यानी कि जो इनर सोलेनोइड है उसको। अब होगा क्या, जब हम S1 जो सोलेनोइड है उसको यहाँ पर हम करंट देंगे I1 वेरिंग करंट देंगे, तो अब देखिए लॉन्ग सोलेनोइड हमने लिए हैं। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो सिर्फ सोलेनोइड के अंदर ही रहेगा, यानी कि S1 के अंदर ही रहेगा, वो बाहर इसके नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर जो φ2 है, अगर हम φ2 की बात करें, जैसे अभी हमने φ1 निकाला, तो φ2 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B1 A1 और N2 के बराबर। अब ये B1 A1 हमने क्यों लिया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया है वो इनर सोलेनोइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा रहेगा। I1 करंट के कारण B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एरिया हमने सिर्फ A1 लिया है क्योंकि वो इसके अंदर ही रहेगा, बाहर तो जाएगा ही नहीं, लॉन्ग सोलेनोइड हमने माना है, तो उस केस के लिए हम बात कर रहे हैं। N2 होगी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि सेकंड सोलेनोइड की हैं N2, तो वो हमने यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पर इसी तरह से जो B1 की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वो क्या होगी, म्यू नोट N1 I1। ये जो है हमारी जो वैल्यू है B1 की हम पुट कर देंगे, जैसे हमने ऊपर निकाली थी जो B2 की वैल्यू थी, इसी तरह से B1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पर उसके बाद जो एरिया है अब A1 है वही वैल्यू पुट होगी पाई R1 स्क्वायर, इसीलिए हमने सिर्फ वहाँ A1 एरिया ही माना था, आपकी याद हो इनर सोलेनोइड का ही एरिया माना था। हमें पता था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी एरिया में रहेगा, अंदर की तरफ ही रहेगा, बाहर तो होगा ही नहीं लॉन्ग सोलेनोइड के केस में। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, N2 के लिए ये हो जाएगा N2 into L हो जाएगा। ये सेम जो है पहले अभी हमने पढ़ा उसी तरह से है। तो जो ये φ2 है वो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, म्यू नोट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर और L यहाँ पर I1 आ जाएगा। अब φ2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, φ2 की वैल्यू हमारे पास आएगी सेम उसी तरह से, यहाँ बस M21 और यहाँ पर ये आ जाएगा I1। M21 क्या है, M21 है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड S2 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड S1। तो ये φ2 की वैल्यू हमने ये निकाल ली, और ये 1 और ये 2 इनको हम रिलेशन दे देते हैं, दोनों को बराबर रख देंगे। तो हमारे पास जो M21 है ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो M21 हमने निकाली और M12 हमने निकाली थी, ये आपको दोनों सेम ही मिलेंगी, यानी कि जो M12 आपने निकाली ये इस M21 के बराबर मिलेगी, यही वैल्यू हमें मिलेगी म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। दोनों के लिए ये बराबर वैल्यू होगी, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो हमारे पास ये दोनों कोइल्स हैं, तो इस तरह से इसके अंदर हमें सेम मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज हम देख सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ इनकी ज्योमेट्री पर, किस तरह से हम इनको प्लेस करते हैं, किस तरह से इनको हम सेपरेट करते हैं, इनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ तो बराबर आ रहा है, तो इन सभी चीजों पे ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अगर हम M की बात करें तो ये आएगा क्या हमारे पास, तो यहाँ पर हम N1 और N2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। N1 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N1/L होगी, और N2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, N2/L, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमने पहले ही देखा था। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, म्यू नोट N1/L आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ N2/L आ जाएगा,
और यहाँ पर आ जाएगा पाई r1 का स्क्वायर इनटू ये l आ गया। अब यहाँ से m की वैल्यू को हम दोबारा से निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट n1 n2 a आ गया, और यहाँ से एक l से एक l कैंसल आउट हो गया, यानी कि इसकी जगह हमने a लिख लिया है बस, एरिया पाई r1 स्क्वायर की जगह, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा l आ जाएगा। तो इस तरह से जो m की वैल्यू है, ये कैपिटल M है, ये जो है हम एक रिलेशन इसके लिए ये निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। तो एक ही है, सेम ही है, उसकी वैल्यू हम ये जनरली जो है फॉर्मूला उसके लिए निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।